नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टूडेंट पर। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे विज्ञान विषय के बारे में और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ से मानव श्वसन तंत्र के बारे में, उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है उसमें जो आयतन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, फेफड़ों में कितनी वायु का आयतन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन आ सकता है श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों के बारे में। ठीक है, हमने हल्की फुल्की चर्चा की। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, पहले तो जान लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। एक जैव रासायनिक क्रिया है और जैव रासायनिक क्रिया में जब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है श्वसन। उसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। लेकिन सामान्य भाषा में हम श्वसन को इस प्रकार जानते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन श्वसन की जो आंतरिक प्रक्रिया है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है और उसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होके क्या बनता है? ATP यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है। देखिए, हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए, ये एक बहुत ही हमारे मानव जीवन का बहुत ही अभिन्न तंत्र है और अंगों से मिलकर ही तंत्र का निर्माण होता है। देखिए, कोशिका से उत्तक और उत्तक से उत्तक तंत्र और उत्तक तंत्र से अंग तंत्र और अंग तंत्र से एक सिस्टम का तंत्र का निर्माण होता है। आज हम बात कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। एक नंबर यहाँ से देखा जाएगा, कोई सी भी परीक्षा हो, SSC GD हो, दिल्ली पुलिस हो, या हो आपका सेकंड ग्रेड टीचर, रीट और अन्य जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं, उनमें आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आवश्यक रूप से मिलेगा। देखिए, मानव श्वसन तंत्र की हम सामान्य रूप से बात करें तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले मुख और नासा गुहा होती है। इस नासा गुहा में दो नासा छिद्र पाए जाते हैं, जैसे मानव में पाए जाते हैं, और ये नासा छिद्र आगे जाकर एक नोजल कैविटी में खुलते हैं। इस नोजल कैविटी के में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती हैं जो कि रोगाणुओं को रोकने का कार्य करती हैं। नासा गुहा आगे जाकर ग्रसनी में खुलती है, जो आहार नाल, जैसे अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, आहार नाल और श्वसन मार्ग का एक उभयधर्मी अंग होता है, उभयधर्मी पार्ट होता है। कौन? ग्रसनी, जो कि श्वसन तंत्र और आहार नाल दोनों में एक ही पाया जाता है। ग्रसनी आगे जाके एपिग्लोटिस से खुलकर श्वास नाल में खुलती है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से, इसमें एक संरचना, लंबी संरचना पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है भैया? श्वास नाल कहा जाता है। इसे कहा जाता है श्वास नाल। और यह जो श्वास नाल है, इसमें एक सी आकृति के छल्ले, उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्रेकिया कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है भैया? ट्रेकिया कहा जाता है। देखिए, उन्हें कहा जाता है ट्रेकिया, उन्हें ट्रेकिया कहा जाता है। और यह ट्रेकिया इस उपास्थल जो श्वास नाल है इसको पिचकने नहीं देते हैं, और इसमें एक यंत्र पाया जाता है जिसके कारण हम बोल पाते हैं, हमारे स्वरों की उत्पत्ति होती है। उसे कहा जाता है लैरिंक्स। तो स्वर यंत्र का क्या नाम है? स्वर यंत्र, जिससे आवाज उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है लैरिंक्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लैरिंक्स। देखिए, श्वास नाल आगे जाकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। श्वसनी में दो श्वसनियों में डिवाइड हो जाता है, और ये श्वसनी आगे जाकर लंग्स में खुलती है। देखिए, हमारे लंग्स दो हैं जो वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। यहाँ पर वक्ष गुहा है अपने, तो वक्ष गुहा में क्या है? लंग्स पाए जाते हैं। और जो लंग्स हैं इनकी आकृति अलग अलग होती है, इनका आकार अलग अलग होता है। देखिए, आकार दोनों का अलग अलग होता है। जो हमारा ये राइट पार्ट है भैया, इधर से देखिए तो राइट वाला है, ये पार्ट राइट वाला है। तो जो राइट लंग्स हैं, देखिए, जो राइट लंग्स से हमने वही पूछा कि ये राइट लंग्स। तो राइट लंग्स क्या होता है?
थ्री लोब्ड होता है, अर्थात तीन पालिकाओं से मिलकर बना होता है। तीन पालिकाओं से ये मिलकर बना होता है। राइट जो लंग्स है अर्थात थोड़ा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग्स है वो दो लोब्यूल यानी दो पालिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो राइट लंग्स हमारा थोड़ा बड़ा होता है। इसमें श्वसनी आगे जाकर लंग्स में श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं, और ये श्वसनिकाएं क्या करती हैं भैया, ये श्वसनिकाएं आगे जाकर वायु कुपिकाओं में खुलती हैं। वायु कुपिकाएं श्वसन के लिए सतह का निर्माण करती हैं और वहीं से ही श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, ये एक सामान्य सी संरचना है श्वसन तंत्र की, जिसमें श्वास नाल आगे जाकर श्वसनी में बढ़ जाती है, श्वसनी श्वसनिकाओं में। तो यहाँ से एक सामान्य से श्वास नाल आगे जाकर श्वसनी और श्वसनी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं। श्वसनिकाएं आगे जाकर वायु कुपिकाओं में खुलती हैं। वायु कुपिकाओं में देखिए रुधिर का एक जाल पाया जाता है जो कि श्वसन सतह का निर्माण कर लेता है, और श्वसन सतह इन वायु कुपिकाओं के कारण, तो वायु कुपिकाओं को ही श्वसन तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जा सकता है। कोई इसमें दोहराई नहीं होगी कि वायु कुपिकाओं को क्या कहा जा सकता है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसकी, श्वसन तंत्र की। ठीक है, ये सामान्य से स्ट्रक्चर है। देखिए श्वसन की क्रिया कैसे होती है, श्वसन की क्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए दो भाग कौन कौन से, एक निःश्वसन और दूसरा है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन उच्छ्वसन देखिए इसे इंग्लिश में इंस्पायरेशन और इसे एक्सपायरेशन कहा जाता है। देखिए निःश्वसन क्या होता है, वायु बाह्य वातावरण से वायु को नासा मार्ग के द्वारा या मुख गुहा के द्वारा मानव शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, यानी ऑक्सीजन को यानी वायु को ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, निःश्वसन कहा जाता है। निःश्वसन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को या वायु को मानव के द्वारा अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को निःश्वसन, तथा बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर क्या निकालेंगे हम, CO2 निकालते हैं, तो मानव के द्वारा CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन कहलाती है। ठीक है, अब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कैसे होता है भाई, जो निःश्वसन है, देखिए जो इंस्पायरेशन है, जो इंस्पायरेशन है, देखिए इंस्पायरेशन या निःश्वसन ये कैसे होता है। देखिए हमारे जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा में इंट्राकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं, अंतरा प्रसुप पेशियां पाई जाती हैं। इंट्राकोस्टल मसल्स यानी ICM, इसको अंतरा प्रसुप पेशियां कहा जाता है। ये अंतरा प्रसुप पेशियां क्या करती हैं, जब संकुचित होती हैं, देखिए ये इनमें जब संकुचन होता है, और देखिए ध्यान रखिए इसके नीचे है एक इसे डायफ्राम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। लंग्स के नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम क्या करता है भाई, डायफ्राम करता है, इनको सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है, श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण कराता है डायफ्राम। तो सहायक श्वसन अंग कौन है, डायफ्राम है। तो इंट्राकोस्टल जो मसल्स हैं, इनमें जब संकुचन होता है, इनमें जब संकुचन होता है तो ये जो डायफ्राम है, यह जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, जब इंट्राकोस्टल मसल्स में संकुचन होता है तो डायफ्राम में भी क्या होता है, संकुचन होता है। और इस संकुचन के कारण क्या होता है भाई, इस संकुचन के कारण लंग्स में क्या बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है। और वक्ष गुहा का आकार बढ़ने से क्या होता है भाई, वक्ष गुहा का जब आकार बढ़ जाता है तो उस दौरान फेफड़े फूल जाते हैं, और फेफड़ों के फूलने के कारण इन पे दाब कम हो जाता है। और जब इनका दाब कम हो जाता है तो इस दाब कम होने के कारण बाहर से वायु भीतर की ओर आ जाती है, और बाहर से भीतर की ओर वायु आ जाती है तो वो कौन सा श्वसन हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा। इंट्राकोस्टल मसल्स में संकुचन होगा, डायफ्राम में संकुचन होगा,
तो वक्ष गुहा का क्या होगा, आकार बढ़ जाएगा। और जब आकार बढ़ जाएगा भाई, आकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन या वायु क्या आ जाएगी, भीतर की ओर आ जाएगी, बाहर से भीतर की ओर आ जाएगी। तो ये श्वसन निश्वसन हो जाएगा भाई, ये श्वसन कौन सा हो जाएगा, निश्वसन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंट्राकोस्टल मसल्स में संकुचन होने के दौरान क्या प्रक्रिया घटित होती है, तो निश्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, या ऐसे तथ्य देकर पूछा जा सकता है। देखिए उच्च श्वसन दूसरा हमारे पास है, उच्च श्वसन, ये प्रक्रिया क्या है भाई, अब इसके विपरीत यह प्रक्रिया होगी। इंट्राकोस्टल जो मसल्स हैं उसमें शिथिलन होगा, तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा था पहले, अब चपटे से क्या हो जाएगा, उभारनुमा हो जाएगा, और उभारनुमा होने से क्या होगा, लंग्स पर दाब बढ़ जाएगा, और जब दाब बढ़ जाएगा तो लंग्स से वायु बाहर की ओर निकल जाएगी, तो फिर ये कौन सा श्वसन हो गया, उच्च श्वसन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात की, ये सामान्य सी बातें हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन देखिए जो ये वायु कुपिकाएं हैं, इन वायु कुपिकाओं की जो आंतरिक सतह है वह सल की उपकला से क्या होती हैं, आश्रित होती हैं। जो वायु कुपिका है, इनको नोट कर लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। ये वायु कुपिका जो है वह सल की उपकला से आश्रित होती है, सल की उपकला उत्तक से क्या होती है, आश्रित होती हैं। और जो श्वसनी और श्वसनिकाएं हैं, यहां से वायु जाती हैं, तो ये पक्षमाभी उपकला से आश्रित होती है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि कौन सी सतह किससे आश्रित होती है, तो वायु जो कुपिका है वह सल की उपकला, और वायु कुपिकाओं को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। और इस श्वसन सतह का निर्माण भी कौन करती हैं, श्वसन सतह का निर्माण ये भी कौन करती हैं, वायु कुपिका करती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ आयतन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी वायु लंग्स अपने अंदर ले सकता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से पिछले सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आयतन के बारे में। तो श्वसन संबंधित आयतन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए आयतन, एक मानव कितना वायु को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, इस बारे में हम इस आयतन वाले टॉपिक में बात करेंगे। देखिए जो पहला आयतन हमारे पास है उसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, अर्थात ज्वारीय आयतन इसका नाम है। दूसरा हमारे पास है तीसरा है ERV, और चौथा है रिजर्व वॉल्यूम। देखिए इनके सारे के सारों के नाम जान लेते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या निश्वसित आरक्षित आयतन, ERV उच्च वशित आरक्षित आयतन, और अवशिष्ट आयतन। देखिए ये जो आयतन है इनके नाम हमने लिख लिए हैं यहाँ पर। देखिए इनके बारे में जानते हैं कि ज्वारीय आयतन क्या होता है। देखिए ज्वारीय आयतन क्या होता है, एक सामान्य श्वसन के दौरान जितनी वायु या तो प्राणी अंदर लेता है या बाहर की ओर निकालता है वह कहलाती है ज्वारीय। यानी सामान्य श्वसन, जैसे हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो इस दौरान कितनी वायु निकालता है,
तो इसका मान होता है 500 मिलीलीटर, अर्थात ज्वारीय आयतन का मान है 500 मिलीलीटर। ध्यान रखिए, एक सामान्य शोषण के दौरान निशोषित या उच्छोषित इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है, जो वायु है, वो है 500 मिलीलीटर। देखिए दूसरा आईआरवी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व यानी आरक्षित। एक सामान्य श्वसन, हम श्वास ले रहे हैं सामान्य, लेकिन जब हम बलपूर्वक श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं, बलपूर्वक जब हम खींचते हैं, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं उस दौरान खींचते हैं, तो उस दौरान जब हम खींचते हैं तो उस दौरान जो ली गई वायु है वो कहलाती है निश्वसित आरक्षित आयतन। आरक्षित रखी गई है, हम सामान्यतः उसे लेते नहीं, लेकिन जब हमें श्वास की कमी महसूस होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम जोर जोर से इसे करते हैं, तो वो लेते हैं हम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व जो वॉल्यूम है यानी बलपूर्वक भीतर की ओर ग्रहण की गई वायु क्या कहलाती है? आईआरवी कहलाती है। और इसका मान क्या होता है? इसका मान क्या होता है भाई? 2500 से 3000 मिलीलीटर, ठीक है, बलपूर्वक। और ईआरवी भी वही बलपूर्वक बाहर की ओर। सामान्य तो कितनी निकाल रहे हैं? 500 ले रहे हैं, 500 निकाल रहे हैं, लेकिन बलपूर्वक बाहर की ओर निकाली गई वायु ईआरवी कहलाती है। CO2 बाहर निकालते हैं हम, तो इसका मान क्या होता है भाई? 1000 से 1100 मिलीलीटर, ठीक है। ये क्या हो गई भाई? ये क्या हो गई भाई? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब अवशिष्ट आयतन क्या बच गया? अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहते हैं भैया बलपूर्वक उच्च श्वसन के पश्चात हमारे फेफड़ों में बची हुई वायु। देखिए इसको कंफ्यूज हो जाएंगे आप, एक एक को पढ़िएगा। तो बलपूर्वक, यहां पे लिख देता हूं इसको, बलपूर्वक उच्च श्वसन के दौरान, नहीं, बलपूर्वक उच्च श्वसन के बाद शेष आयतन क्या कहलाता है? अवशिष्ट आयतन कहलाता है। देखिए ज्वारीय आयतन एक सामान्य श्वसन के दौरान, ज्वारीय आयतन क्या? एक सामान्य श्वसन के दौरान निकाली गई या ली गई वायु। निश्वसित आरक्षित आयतन क्या? निश्वसित बोलिए, निश्वसित आरक्षित आयतन क्या? एक बलपूर्वक अंदर की ओर ग्रहण की गई वायु। एक्सपायरेटरी ईआरवी क्या? एक बलपूर्वक बाहर की ओर निकाली गई वायु, ठीक है। और आरवी क्या? आरवी वह है जब बलपूर्वक हमने निकाल दी, उसके बाद में जो हमारे पास बची भीतर की ओर, बलपूर्वक निकाल दी, सामान्य नहीं, बलपूर्वक निकाली, तो बलपूर्वक निकालने के बाद बची हुई वायु या वायु का आयतन हमारे पास क्या कहते हैं? उसे आरवी कहते हैं। और आरवी का मान होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है। यहां से देखिए ये एक नॉर्मल सी बात नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज आ जाते हैं कई बच्चे, ठीक है। तो ये इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और यहां से मजाक मत मानिएगा आप, इसको सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। सेकंड ग्रेड जो 2022 का पेपर हुआ है उसमें यहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पुट अप हुआ है भाई, यहां से। और इसके बाद जो मैं आपको कैपेसिटी बताऊंगा वहां से, इन दोनों से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, क्योंकि ये तो नॉर्मल जानकारी है। ये तो सामान्यतः वायु कुपिकाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर श्वास नाल के बाद श्वसनिकाओं में बटे रहते हैं, यहाँ से नॉर्मल सी बात है। या ट्रेकिया, इसे लैरिंक्स स्वयंत्र कहते हैं, यहाँ से इतना सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं यहीं से होते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ही कंफ्यूजन का काम है, हो जाता है। तो हमने देख ली भाई, कौन देख लिया? आयतन देख लिए। देखिए हम बात कर चुके आयतन के बारे में, लंग्स आयतन के बारे में। अब हम कैपेसिटी, लंग्स की जो कैपेसिटी है उसके बारे में बात करेंगे। लंग्स कैपेसिटी यानी फेफड़ों की क्षमता। देखिए फेफड़ों की कितनी क्षमता होती है, वो कितना वायु को ग्रहण कर सकती है। हमने देखा कि कितना आयतन लेती है, कितना हमने देखा टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। इनसे मिलकर जो कैपेसिटी बनती है, इनसे मिलकर जो कैपेसिटी बनती है वो क्या होती है? क्षमता होती है। वो क्या होती है? क्षमता होती है। देखिए
फेफड़ों की क्षमता में हम पहले सर्वप्रथम बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी निश्वसन की क्षमता या निश्वसन क्षमता। ठीक है, ये निश्वसन क्षमता क्या है? क्या है भाई निश्वसन क्षमता? तो जो बलपूर्वक ग्रहण की गई एक श्वसन के दौरान अधिकतम ग्रहण की गई वायु क्या है? निश्वसन क्षमता है। एक श्वसन के दौरान निश्वसन के दौरान अधिकतम ग्रहण की गई वायु का आयतन क्या है? अधिकतम ग्रहण की गई वायु का आयतन, अधिकतम ग्रहण वायु का आयतन। तो अधिकतम ग्रहण कौन सी की जा सकती है? देखिए हमने पढ़ा कि टाइडल वॉल्यूम सामान्य श्वसन के दौरान तो हम करेंगे ही करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को प्लस हम बलपूर्वक कर लें IRV, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्राप्त होगी। तो टाइडल वॉल्यूम का मान कितना? 500 और IRV का मान कितना? अधिकतम 3000। तो इसका मान कितना हो जाएगा? कैपेसिटी का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछे आपसे तो कितनी हो जाएगी भाई? 3500 हो जाएगी, 3500 हो जाएगी। अब दूसरी हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी उच्च वशित क्षमता की बात करें तो उच्च वशित जो क्षमता है ये एक उच्च श्वसन के दौरान अधिकतम त्यागी गई वायु, अधिकतम ग्रहण की गई वायु इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और अधिकतम त्यागी गई वायु का आयतन जो है अधिकतम त्यागी गई वायु का आयतन, अधिकतम त्यागी गई वायु का आयतन क्या है? इन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। और इसको कैसे कैसे करेंगे हम? टाइडल वॉल्यूम जो सामान्य श्वसन के दौरान प्लस क्या भाई? प्लस ERV यानी आरक्षित जो हमारे पास होती हैं जब हम बलपूर्वक बाहर की ओर छोड़ते हैं वो 500 प्लस ये कितनी? 1100, कितनी हो गई? 1600 मिलीलीटर ये हो गई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि IC बराबर कितनी? 3500, EC बराबर कितनी? 1600। ठीक है, ये दो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब IC और EC। अब इसके बाद बात करेंगे, देखिए क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की FRC, तीसरी FRC यानी फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, देखिए फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है? जो सामान्य उत्सर्जन के बाद जितनी वायु हमारे फेफड़ों में बच जाती है, एक सामान्य उत्सर्जन के बाद जितनी वायु हमारे फेफड़ों में बच जाती है वो क्या है? फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। वो क्या है? FRC है। वो क्या है? FRC। देखिए हमने पढ़ा IC के बारे में कि जितनी अधिकतम वायु ग्रहण की जा सकती है, EC के बारे में जितनी अधिकतम वायु बाहर निकाली जा सकती है, प्लस हम पढ़ रहे हैं FRC वह यानी सामान्य उच्च श्वसन के बाद हमारे लंग्स में बची हुई वायु का जो आयतन है वो क्या है? फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी है। वो क्या है? फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। अर्थात हम बात करें तो एक सामान्य उच्च श्वसन के बाद, उच्च श्वसन यानी बाहर क्यों निकालें, उच्च श्वसन के बाद लंग्स में
शेष आयतन। अब इसके बाद क्या आयतन बचेगा? देखिए सामान्य उत्शोषण के बाद हमने टाइडल वॉल्यूम तो निकाल ही दिया। अब उसके बाद क्या बचेगा? एक तो बलपूर्वक निकाल सकते हैं हम उसके बाद, और उसके बाद रिजर्व वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा? रिजर्व वॉल्यूम बचेगा। तो ERV का मान कितना है हमारे पास? 1100 प्लस इसका मान कितना है? 1200। ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम का हमने पहले पढ़ा था रिजर्व वॉल्यूम का, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 2300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैविक समता, इसके बाद एक और समता हमारे पास जैव समता। इसके बाद हमारे पास क्या? जैव समता। तो जैव समता क्या होती है? फेफड़ों में भरी गई अधिकतम वायु व अधिकतम बाहर निकाली गई वायु। अधिकतम या तो भरी गई वायु या अधिकतम बाहर निकाली गई वायु क्या है? जैविक क्षमता है। वाइटल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, जैविक क्षमता क्या हो जाएगी भाई? एक तो सामान्य टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या? IRV प्लस ERV, यानी अधिकतम या तो ली गई और अधिकतम बाहर निकाली गई। ये तो सामान्य है। तो अधिकतम तो हम जब भी लेंगे जब आरक्षित भी लेंगे और बाहर भी आरक्षित निकालेंगे, तो जैविक क्षमता हो जाएगी ये। इसमें रिजर्व काउंट नहीं होगी भाई, इसमें रिजर्व काउंट नहीं होगी जैव क्षमता में। रिजर्व तो रिजर्व है, जैव क्षमता में जो कार्य अर्थात फेफड़ों में अधिकतम निकाली गई व अधिकतम ली गई वायु का जो आयतन है वह क्या कहलाता है? जैविक क्षमता कहलाता है। ये है फेफड़ों में, ये एक दो बार पढ़ेंगे आप, आराम से याद हो जाएगा। फेफड़ों में अधिकतम ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन। ये टाइडल वॉल्यूम IRV और ERV, टाइडल वॉल्यूम वही 500, IRV वही 3000 और ये 1100। कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 4600। कितना हो गया? 4600 हो गया। ठीक है, अब एक और क्षमता हमारे पास जैव क्षमता के बाद, पांचवी क्षमता हमारे पास है, लिख देते हैं हम टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कुल क्षमता। अब कुल क्षमता कितनी होगी? भाई? अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु का अनुपात। यानी जैविक क्षमता में जब हम यानी वाइटल वॉल्यूम में हम जब वाइटल कैपेसिटी में हम जब हम ऐड कर देंगे रिजर्व वॉल्यूम, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो 4600 तो ये हो गई हमारे पास, और रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1200 होता है। तो हमारे पास टोटल जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो हो जाएगी 5800 मिलीलीटर। वो कितनी हो जाएगी? 5800 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहां से हमने इसका रिवाइंड ले लेते हैं। हमने पढ़ा सर्वप्रथम, देखिए ठीक है, यहां समझ में आ जाएगा कि हमने पहले तो इसके बारे में जाना है कि लंग्स क्या होते हैं। लंग्स 2 होते हैं। ठीक है, हमने आयतन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा, और आयतन हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, हमने पढ़ा IRV, हमने पढ़ा ARV, हमने पढ़ा RV। टाइडल वॉल्यूम एक सामान्य शोषण के दौरान 500 मिलीलीटर। IRV क्या है? एक बलपूर्वक ग्रहण की गई वायु का अनुपात कितना? 2500 से 3000 मिलीलीटर। और ERV क्या? एक बलपूर्वक बाहर की ओर निकाली गई वायु का अनुपात, ये कितना लिखा? 1100 से 1100 मिलीलीटर।
और रिजर्व वॉल्यूम, अर्थात रिजर्व वॉल्यूम एक सामान्य उत्श्वसन के बाद हमारे शरीर में, या बलपूर्वक उत्श्वसन के बाद हमारे जो लंग्स में है बची हुई वायु का अनुपात क्या है, आरवी है, ये कितना 1200 मिलीलीटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और क्षमताओं की बात करें, क्षमता हमने पढ़ी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल, रिजर्व कैपेसिटी, और हमने पढ़ा क्या, वाइटल कैपेसिटी यानी जैविक क्षमता, और टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमने क्या पढ़ा कि वायु की वो अधिकतम मात्रा जो हमारे लंग्स में द्वारा ग्रहण की जा सकती है। तो हमारे लंग्स में क्या क्या ग्रहण की जा सकती है, एक तो सामान्य टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी हम ग्रहण कर सकते हैं बलपूर्वक, प्लस हम ईसी यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी उत्श्वसन क्षमता क्या है, उत्श्वसन क्षमता है टाइडल वॉल्यूम यानी जितनी बाहर निकालते हैं सामान्यतः, प्लस बलपूर्वक हम बाहर निकाल सकते हैं ईआरवी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब क्रियाशील क्या, एक सामान्य उत्श्वसन के बाद हमारे लंग्स में बाकी बची हुई वायु, एक सामान्य उत्श्वसन के बाद। अब सामान्य उत्श्वसन के बाद क्या बचेगा भाई, टाइडल वॉल्यूम तो हट ही गया। अब सामान्य उत्श्वसन के बाद या तो हम बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं बची हुई वायु को, और फिर उसके बाद क्या है, रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये वाइटल वॉल्यूम क्या भाई, वाइटल वॉल्यूम क्या, जैविक क्षमता क्या, जैविक क्षमता वह क्षमता जो फेफड़ों में अधिकतम भरी गई वह अधिकतम निकाली गई वायु है, जो अधिकतम भरी जा सकती है, अधिकतम निकाली जा सकती है। अधिकतम भरी क्या जा सकती है, टाइडल वॉल्यूम, ये सामान्य, प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, ये होगी। और टोटल लंग्स कैपेसिटी है तो टीवी एंड टाइडल वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी या तो जैविक क्षमता प्लस क्या, आरवी यानी रिजर्व वॉल्यूम जो बची है। तो अगर हम वाइटल कैपेसिटी को याद नहीं रख सकते, ये पूछा जाता है कि जो यदि आपको वाइटल कैपेसिटी याद न रहे तो आप टोटल लंग्स कैपेसिटी में से किसको घटा लें, रिजर्व वॉल्यूम को घटा लें, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का। हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा मैटर तैयार किया और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहें, आपका और हमारा दोनों का ज्ञानवर्धन होता रहे और हम निरंतर प्रयास कर सफलता की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद सभी का, स्वागत, धन्यवाद।